यूनिट 2 PYQ का पार्ट 2, और इस पार्ट में मैं सिर्फ डेरिवेशंस वाले क्वेश्चन करूँगा, और शायद 3 से 4 तक डेरिवेशंस के क्वेश्चन हैं यूनिट 2 में। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना ये सबसे इम्पोर्टेंट बेंडिंग इक्वेशन। पूछा है डिराइव फ्लेक्सुरल फार्मूला, तो एक मिनट मैं दिखा देता हूँ लिखा है। हाँ, तो ये अपना 2023 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव फ्लेक्सुरल फार्मूला। तो ठीक है, ये फार्मूला तो हमने देखा लग रहा है, मतलब बेंडिंग इक्वेशन जो हमने अच्छे से पढ़ी है, बस इसको फ्लेक्सुरल फार्मूला बोला है यहाँ पे। तो फ्लेक्सुरल फार्मूला बेसिकली फ्लेक्सुरल का मतलब बेंडिंग ही होता है। तो यहाँ पे एफ दिया है, तो इसको हम सिग्मा भी कर सकते हैं, चाहे तो एफ से निकाल दो, दिया है तो, लेकिन मैं चलो सिग्मा से लिख देता हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा फैमिलियर हूँ उससे। तो और जस्ट उसकी जगह मतलब क्वेश्चन में जब अगर चाहो तो एफ से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करता हूँ सर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हो सकता है कि लगे हमें कि अगर जो पहली बार जब इसको देखते हैं इसकी डेरिवेशन, तो लगे कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ी सी ये मतलब हमको घुमाती है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार हमने कर लिया तो मतलब एग्जाम में करेंगे तो 1.1 से लेकर 1.5 पेज में आ सकती है, आ जाएगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सॉल्व कैसे करूँगा इसको, क्योंकि यहाँ पे अपने को 2 इक्वल टू हैं और बेसिकली इसको क्या बोलूँ, तीन फ्रैक्शंस दिए एक तरह से। तो पहले तो मैं करूँगा इसको मैं यहाँ पे भी सिग्मा ही लिख लेता हूँ। सेम फॉर मतलब ये फ्लेक्स, इसको या तो बोल सकते हैं अपना बेंडिंग स्ट्रेस बोल दो या फ्लेक्सुरल स्ट्रेस बोल दो। तो मैं मतलब क्योंकि सिर्फ मैं फैमिलियर हूँ सिग्मा साइंस से, तो मैं सिग्मा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखो, पहले तो मैं सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये रिलेशन डिराइव करूँगा, मतलब हम करेंगे साथ में। और फिर सेकंड नंबर पे ई अपॉन आर इज इक्वल टू एम अपॉन आई, इसको डिराइव करेंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं फिर। तो तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था मोमेंट क्या होता है, हमने मोमेंट पढ़ा है और बेंडिंग मोमेंट पढ़ा है। तो मैंने मोमेंट की का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फोर्स इज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। लेकिन क्या होता है बेसिकली, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ एक मोमेंट का, मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है सिर्फ मोमेंट का एक टाइप है बेसिकली। तो मोमेंट का जो मतलब मोमेंट के इससे मतलब ज़्यादा फॉर्मूलेस हो सकते हैं, जैसे कि मेन तो हमारा फॉर्मेट रहेगा बेसिकली फोर्स, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी रहेगी और इनटू डिस्टेंस यहाँ पे बेसिकली। अब क्वांटिटी में या तो फोर्स हो सकता है, या एरिया हो सकता है, या मास हो सकता है। बेसिकली मूवमेंट होता है अपना, मूवमेंट को मैंने मतलब एक डेफिनेशन बताई थी, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो अब मूवमेंट भी होते हैं दो तरह के, वैसे तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी एक तो हमने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, और उसी तरह होता है मूवमेंट ऑफ एरिया भी होता है, मूवमेंट ऑफ एरिया। तो मैं सिर्फ उतना यहाँ पे बताऊंगा जितना हमारे डेरिवेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो अपनी वैसे दोनों में इंटीग्रेशन आएगा, और दोनों में एक स्मॉल एरिया वाला कंपोनेंट आएगा। बस डिफरेंस इतना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, और मोमेंट ऑफ एरिया में सिर्फ डिस्टेंस इंटू करते हैं, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला है हमारा। भले मुझे पता है कि अभी समझ में नहीं आएगा ये फॉर्मूला, क्योंकि मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना के से मतलब डिराइव करके पूरा बताना पड़ेगा, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही, ज़्यादा काम नहीं इसका। बस फिर स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, पहले मैं स्टेटमेंट एक बार पढ़ के बता देता हूँ हो क्या रहा है बेसिकली। तो हियर मैंने ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, ठीक है। तो फिगर ए में क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है, फिगर ए शोज अ स्मॉल लेंथ डेल्टा एक्स ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू सिंपल बेंडिंग, एंड फिगर बी इज आफ्टर बेंडिंग। तो ये हमारी बीम की एक स्मॉल लेंथ है, ठीक है, लिए हमने इसकी बेंडिंग हो रही है, और बेंडिंग के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगी। तो ये डेल्टा एक्स का साइन है।
ये होता है स्मॉल डेल्टा एक्स का साइन, ये ये होता है कैपिटल डेल्टा, ऐसा लिखते हैं। और ये मैंने स्मॉल डेल्टा यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए लिखा है, ये रिप्रेजेंट करता है, देखो जब एक छोटा चेंज होता है, एक दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं, एक होता है फाइनाइट चेंज, मतलब उसको कैलकुलेट किया जा सके, और एक होता है क्या बोले, इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, मतलब वो इतना छोटा होता है, मतलब कैलकुलेट करना भी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है लगभग, उसको लिखते हैं हम डी एक्स से इंटीग्रेशन करते टाइम पे, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। और फाइनाइट में भी दो टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट होता है जो कि मतलब जैसे कि 1 से लेकर 2 तक चेंज हो गया, उसको लिख देंगे डेल्टा एक्स से कर लिख सकते हैं। और एक फाइनाइट होता है जो कि होता तो मतलब फाइनाइट, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी स्मॉल चेंज होता है, उसको लिखते हैं हम स्मॉल डेल्टा एक्स से। ठीक है, चलो बस इतना तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो अब मैं इसमें इसको सिंबल दे देता हूँ, जैसे मैं इस लाइन को बोल देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा बेसिक काम करते हैं जल्दी से, वो क्या होता है, उसको न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करना। तो इसके सेंटर से जाएगी न्यूट्रल एक्सिस, और इसी तरह से यहाँ से भी एक न्यूट्रल एक्सिस बना लेता हूँ मैं। ये हमारी हो गई न्यूट्रल एक्सिस। अब मैं नाम देता हूँ इससे बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ सी, इसको बोल देता हूँ डी। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब न्यूट्रल एक्सिस का भी नाम दे देता हूँ एन एन। अब हो गई इसकी बेंडिंग, एग्जाम्पल की जैसे ये स्केल है, इसकी बेंडिंग हुई इस तरह से, है ना। तो क्या होगा उसके बाद, अब यही सारे जो मैंने साइन दिए हैं, ये देखो मैंने लाइन एक रीजन के लिए बनाई है, क्योंकि ये बेसिकली ना एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, मुझे ये रिप्रेजेंट करना है कि बेंडिंग के बाद वो एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एग्जैक्टली दिखेगा कैसे, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है। तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा अपना, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ए सी बी डी, अब मैं इन सबको सेम नाम दूंगा, बस उसके आगे डैश लगा दूंगा, तो डैश से हम समझ सकते हैं कि वो बेंडिंग के बाद की बात हो रही है। तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ ए डैश बी डैश, इसको लिख देता हूँ सी डैश एंड डी डैश, और न्यूट्रल एक्सिस एन से लिखा था उसको बोल देता हूँ एन डैश एंड एन डैश। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अपना मेन काम करेंगे। न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर नीचे साइड एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, दिस डिस्टेंस इज वाई डिस्टेंस, और इसको नाम दे देते हैं हम ई एफ, नाम दे दिया इससे। ठीक है ना, ए बी सी डी एंड ई एफ। अब वही हम सेम इधर ड्रॉ करेंगे, उसकी कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा वो भी, क्योंकि बेंडिंग में हर एक क्रॉस सेक्शन बेंड हो रहा है एक्सेप्ट दी वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग है क्योंकि, तो हर लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट बेंड हुआ है यहाँ पे। ये हो जाएगा अपना ई डैश एंड एफ डैश। चलो, लेकिन ये डिस्टेंस अपनी सेम रहेगी वाई के इक्वल। अब क्या होगा, अब इसको देखो, ये बहुत ही बेसिक सब प्रिंसिपल है कि जब भी मतलब कोई भी बीम या किसी भी चीज़ में एक हल्की सी बेंडिंग होती है ना, तो वो कर्व बन जाता है। और हमें पता है कि कोई भी कर्व को एक बड़े सर्कल का पार्ट माना जा सकता है। तो ये भी एक कर्व जो है हमारा, सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, यहाँ से क्योंकि एक सर्कल का पार्ट माना जा सकता है ना, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे कुछ कहाँ पे। ठीक है, चलो बेसिकली रफ डायग्राम ही है, उतना एग्जैक्ट नहीं है। चलो मेरे ख्याल से समझ सकते हैं हम, उतना मतलब अच्छा क्लियर तो नहीं बनाया मैंने, तो मैं इसको सेंटर को ओ क्या देता हूँ, ये हो जाएगा अपना थीटा, और यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस पे एक लाइन खींचूंगा। वैसे तो ये भी रेडियस है, लेकिन एग्जैक्ट न्यूट्रल एक्सिस पे ये बोल दूंगा, ये हो गया अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो इतना हमारा क्लियर हो गया, मतलब डायग्राम हो गया, मतलब आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं लिख देता हूँ कौन क्या है यहाँ पे, जैसे कि अपना थीटा क्या है, अपना पहले तो रेडियस लिख देता हूँ। रेडियस है कैपिटल आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या सिर्फ रेडियस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या एक्सिस को लेयर भी लिख सकते हैं, न्यूट्रल लेयर एन डैश, और उसी तरह अपना थीटा है एंगल सबटेंडेड एट ओ बाय ए डैश बी डैश एंड सी डैश एंड डी डैश, जो एंगल ओ पे बना रहे हैं वही हमारा थीटा। चलो अब मैंने ये लिख दिया। अब हम देखो, जो अब हम ई एफ पे फोकस करते हैं, देखो
ये हमारा ई एफ और ये ई डैश एफ डैश हमें साफ साफ दिख रहा है, मतलब बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर एक इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई है बेसिकली। ठीक है, ये तो एक विजुअल है, हमें दिख रहा है, लेकिन हम उसको मतलब लिख सकते हैं, लेकिन लिख दो कि अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारा कौन सा बेंडिंग मोमेंट है, ये हो रहा है सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट में न्यूट्रल एक्सिस के बिलो होता है अपना टेंसाइल फोर्स लगता है, इसलिए टेंसाइल फोर्स के कारण जो इस पर इलोंगेशन हो गया है ना, तो जब इलोंगेशन होता है तो हम उसको स्ट्रेन का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं वहाँ पे। बेसिकली कंसिडर ई एफ एट डिस्टेंस y from न्यूट्रल एक्सिस, एन ए फॉर न्यूट्रल एक्सिस, इसको एन एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर बेंडिंग दिस लेयर विल बी, आफ्टर बेंडिंग तो ये ई डैश एफ डैश हो जाएगी। देखो इस बेंड की, इस बीम की और डेल्टा एक्स है, ओरिजिनल लेंथ इसकी इतनी है। देखो ई एफ की लेंथ है डेल्टा एक्स की इक्वल, तो वो लिख देता हूँ ई एफ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। चलो एक पॉइंट तो अपना हो गया। अब दूसरा देखते हैं, और साथ में अपना जो एन एन है वो भी डेल्टा एक्स ही इक्वल है। एन एन इज ऑल्सो इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, जो कि बेसिकली ई एफ के इक्वल है। मतलब इन तीनों चीज़ों, तीनों लेंस बेसिकली सेम है हमारी। अब एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो जैसे कि अपना एन एन और एन डैश की अपनी लेंथ है बेस सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने बेंडिंग स्ट्रेस में भी पढ़ा है कि क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे स्ट्रेस जीरो होती है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे ना टेंशन होगा ना कंप्रेशन होगा, और इसके कारण इसकी जो लेंथ है एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो वो भी लिख देता हूँ, एन एन इज इक्वल टू एन डैश एस देयर इज नो स्ट्रेस इन न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो लास्ट में ये अपना बन गया एन एन इज इक्वल टू, सबको मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ, एन डैश इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू समीशन एक्स। वैसे ये समझने के लिए लिख दिया, वैसे मतलब इसको सिर्फ इतना ज़्यादा लिखने का काम नहीं था। अब देखो, अब अपन मेन पॉइंट पे आते हैं। अब फोकस करते हैं अपन एन डैश पे। हमने एक हमने पता है कि थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा थीटा इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो एन डैश जो कि आर्क लेंथ है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं लिख देता हूँ एन डैश इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन डैश किसके इक्वल है, एन डैश इक्वल है एन एन के, जो कि बेसिकली एन डैश इक्वल है एन एन के, और एन एन इक्वल है ई एफ के। तो इससे हो जाएगा अपना ई एफ इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर इक्वल टू, इसको मैंने 1 बोला था, चलो मैं इसको 2 कह देता हूँ। अब बेसिकली हमको यही चाहिए, यही हमें चाहिए था, बेसिकली ई एफ चाहिए था। तो बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, जैसे कि मैंने ई एफ के लिए एक, जैसे ये इक्वेशन बनाई ना थीटा और आर की टर्म्स में, वैसे मैं ई डैश एफ डैश के लिए भी एक इक्वेशन बनाऊंगा थीटा और आर की टर्म्स में। फिर उन दोनों की इक्वेशन को माइनस करके स्ट्रेन निकालूंगा, फिर उसमें स्ट्रेन का फॉर्मूला अप्लाई करके हमारी जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी तरह से ई डैश एफ डैश को क्या लिख सकते हैं, ई डैश और एफ डैश, ये हो जाएगा थीटा तो सेम रहेगा, बस रेडियस बदल जाएगा। यहाँ पे रेडियस हो जाएगा इसके लिए, एक तो ये आर प्लस यहाँ पे जो वाई डिस्टेंस है इसको प्लस कर देंगे। तो सिमिलरली करके मैं लिख देता हूँ, सिमिलरली ई डैश एफ डैश इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल इंटू आर प्लस वाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटू वाई, और इन दोनों की हेल्प से बाय 2 and 3 ई डैश। अब फाइनली मैं चेंज इन लेंथ निकालूंगा, ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ इज इक्वल टू, ई एफ है ना, थीटा इंटू आर प्लस वाई, इसमें माइनस कर दूंगा ई एफ जो कि थीटा इंटू आर है, थीटा इंटू आर, ये हो जाएगा इंटू हो रहा है यहाँ पे, तो आर थीटा प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा,
आर थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा वाई थीटा के इक्वल, है ना। तो बेसिकली आया क्या है, ये है चेंज इन, इसको मैं डायरेक्ट इलोंगेशन लिख देता हूँ, इलोंगेशन इन ई एफ इज इक्वल टू वाई इंटू थीटा। चलो इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूँ, ये काम तो हो गया। अब इलोंगेशन किसके इक्वल होता है देखते हैं। अब बेसिकली हम स्ट्रेन इलोंगेशन इन ई एफ जो कि स्ट्रेन होता है, अब स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है हुक्स लॉ, यहाँ पे हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उससे अपना स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इलोंगेशन वाई इंटू थीटा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब देखते हैं, और इलोंगेशन इन ई एफ, मतलब इलोंगेशन को मैं एप्सिलॉन से लिखा, स्ट्रेन इन ई एफ क्या होगा, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ आ गया इलोंगेशन इन ई एफ दैट इज वाई इंटू थीटा। और व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ है यहाँ पे ई एफ, और ई एफ के लिए ये ई एफ है, और ई एफ के लिए हमारा फॉर्मूला जो आया था वो था थीटा इज इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटू थीटा, थीटा कट गया, वाई अपॉन आर इक्वल आ गया। अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन यहाँ से आई बाय हुक्स लॉ, वी नो हुक्स लॉ वगैरह अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी बेसिक हो गया। ई एफ इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। अब इन दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर देता हूँ तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इक्वेशन का। वैसे मैंने भले सब में इक्वेशन के आगे ना लिखा हो और ये ना लिखा हो कि बाय इक्वेशन यूजिंग ये सब मतलब अपने से आप कर सकते हैं, मतलब एग्जाम में जब करोगे तो इसको मैं कर देता हूँ 5 बोल देता हूँ। चलो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया, आप सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें फिर से एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो हम एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे तो एक न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ से हम कंसिडर करते हैं एक वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन जिसका एरिया हो जाएगा, हम इसका एरिया कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल एरिया डी वाई, और ये इसका जो क्या बोलेंगे इसको ब्रेथ है स्मॉल डी वाई है, और ये कितने डिस्टेंस पर है न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं, बेसिकली मैं निकालना चाहता हूँ इस लेयर पे फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन द लेयर डी वाई। वैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट तो नहीं लिखी कि कंसिडर अ लेंथ डी वाई एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो उसका एरिया हो जाएगा, सो इट्स एरिया विल बी एंड इट्स एरिया कैन लेट इट्स एरिया बी डी ए, ऐसा मतलब लिख सकते हैं अपन, एग्जाम में लिख सकते हैं, मैंने मतलब जल्दी करने के लिए नहीं लिखा। तो चलो फोर्स ऑन द लेयर डी वाई क्या होगा, देखो इसके लिए हमने पढ़ा है कि पहले तो बताता हूँ प्रेशर होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया। अब मैंने कई मतलब बहुत बार बताया, अगर एक्सप्लेनेशन देखी होगी तो प्रेशर होता है बेसिकली इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस, और फोर्स होता है लोड। ठीक है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, और प्रेशर होता है इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस, तो इसको ये लिख सकते हैं फोर्स इंटू स्ट्रेस अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया जिस एरिया की बात हो रही है, क्रॉस सेक्शन नहीं, मतलब जो भी एरिया हो जिस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो चलो फोर्स ऑन द लेयर ये हो जाएगा अपना स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है इस लेयर पे, स्ट्रेस का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, बेसिकली ये है अपनी स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया, तो ये हो जाएगा सिग्मा इसको स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वाई, और अपना एरिया है हो जाएगा स्मॉल एरिया डी ए। ये तो सिर्फ इस एरिया के लिए आ गया। अब हमको पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए फाइंड करना हो तो टोटल फोर्स ऑन बीम सेक्शन, आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा। जब हमको टोटल फाइंड करना होता है, पहले एक स्मॉल लेंथ लिया, फिर टोटल एरिया लिया, टोटल के लिए फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेसिकली, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पे ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू डी ए। अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रेडियस कांस्टेंट होता है तो ये बाहर आ जाएगा ई अपॉन आर वाई इंटू डी ए।
अब इसको देख के कुछ याद आया मतलब क्या बोलते हैं, मैंने यहीं पे फर्स्ट जो हमने फर्स्ट पहले स्टार्टिंग में बात की थी, ये हो गया अपना मोमेंट ऑफ एरिया का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये है मोमेंट ऑफ एरिया का फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया है बेसिकली, फोर्स ऑन द लेयर dy, इसको कंप्लीट कर देता हूँ, dy एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। इसके लिए मैं यहाँ पे डिराइव किया मैंने ये फॉर्मूला, इसको कह दो जस्ट, मतलब ये तो एकदम क्लियर है ये चीज़, है ना। अब मैंने फिर से उसको मतलब और अच्छे से दोबारा मैं तो सेम चीज़ लिख दी है, द फोर्स ऑन द लेयर एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अब एक काम करते हैं, हमने फोर्स निकाल दिया एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से, अब जस्ट हम मोमेंट निकालते हैं। वही तो मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला तो आ गया, बस हमें डिस्टेंस करना है, मोमेंट ऑफ द फोर्स, अब मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो डिस्टेंस फिर से हम कंसिडर कर लेते हैं कि y डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ये फोर्स मान लो इसको, मतलब फोर्स है ही है, तो ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू डी ए, और ऑन दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। और फिर से मतलब वही मैं डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब वाई डिस्टेंस पे ही निकाल रहा हूँ। ये हो जाएगा अपना ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू डी ए, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलो फिर आगे करते हैं, मतलब सेम जैसा मैंने यहाँ पे किया, जैसे कि मैंने क्या किया था, फोर्स इंटीग्रेशन किया था ना, हाँ जैसे कि मैंने फोर्स निकाला यहाँ पे एट अ डिस्टेंस वाई फॉर ए स्मॉल एरिया, फिर मैंने टोटल फोर्स निकाल दिया बीम सेक्शन के लिए। तो उसी तरह से मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अभी भी स्मॉल एरिया की बात हो रही है, नहीं सॉरी स्मॉल एरिया की बात नहीं हो रही है, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने सिर्फ इस स्पेसिफिक फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के लिए फॉर्मूला निकाला। अब हम एक काम करते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसके कारण जो मोमेंट होगा न्यूट्रल एक्सिस पे, उसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, टोटल मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑन दी सेक्शन, जो सेक्शन हमने एज्यूम किया था डी ए ऑफ द बीम, न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड ही, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस लिख सकते हैं, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ऑल द फोर्स लिख देते, ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, ये सही हो गया। तो बेसिकली हमको पता है क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, और क्या इंटीग्रेशन कर दिया इसका, ई अपॉन आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए, तो अपना ई अपॉन आर बाहर चला गया, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो अब मैं काम करता हूँ, टोटल मोमेंट निकाला है, मोमेंट का सिंबल लिख देता हूँ मैं। मोमेंट को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, कैपिटल एम इज इक्वल टू ई अपॉन आर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए होता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ये लिख भी देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसी तरह जब मैंने ये लिखा था ना, इसको भी लिख सकते हैं, ये मोमेंट ऑफ एरिया का फॉर्मूला साइड में सिंस डाल के लिख देते हैं। तो बेसिकली आप इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोज कर देता हूँ, एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। इसको मैंने नाम दिया था 5, इसको मैं सिर्फ बोल देता हूँ, कंप्लीट हो गया, ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। एम अपॉन आई इज इक्वल टू ये ई है, ई अपॉन आर, उसको मैंने 5 बोलता, इसको 6 बोल देता हूँ, तो बाई 5 and 6 एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो मैंने यहाँ पे इसके पहले डिराइव किया, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो फाइनल इक्वेशन आ गई हमारी।
hence derived.